बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बच्चों। बच्चों आज हमारा टॉपिक है ऑर्बिटल वेलोसिटी। इसकी डेफिनेशन है वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट with which it revolves around the earth is called orbital velocity। यानी वो वेलोसिटी जिसके जरिए सैटेलाइट जमीन के गिर्द रिवॉल्व करे, चक्कर लगाए, वो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कहलाती है। या हम इसको ये भी कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी इज द टेंजेंटियल वेलोसिटी टू पुट सैटेलाइट इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। टेंजेंट पहले भी मैंने आपको बताई थी, सर्कल में होते हुए जो लीनियर वेलोसिटी होती है उसको टेंजेंटियल कहा जाता है। यानी बॉडी सर्कुलर मोशन में हो, उस दौरान जो उसकी लीनियर वेलोसिटी होगी उसको टेंजेंटियल कहेंगे। या सिंपल जो आपको मैंने बताया, वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट विद विच इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। उसके बाद इसका रिलेशन आ जाता है ऑर्बिटल वेलोसिटी का। इस मकसद के लिए कंसीडर अ सैटेलाइट ऑफ मास m मूविंग विद ऑर्बिटल वेलोसिटी v around the earth of mass capital M if small r is the radius of the orbit, then centripetal force is given as g। next, तो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है mv स्क्वायर बटा r। अब आप जानते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है इसके बगैर बॉडी का सर्कल में घूमना पॉसिबल नहीं होता। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स इस सैटेलाइट को इस वक्त कौन प्रोवाइड कर रहा होता है? तो फोर्स प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट। सैटेलाइट और अर्थ के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद होती है वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, जिसकी वैल्यू होती है F इज इक्वल टू जी एम एम ओवर आर स्क्वायर। कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ है, स्मॉल एम यहाँ पे सैटेलाइट की मास है, आर ये जो स्मॉल आर है ये उस ऑर्बिट का रेडियस है जिसमें सैटेलाइट घूम रहा होता है। तो लिहाजा इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप कंपेयर करें तो एम वी स्क्वायर ओवर आर इज इक्वल टू जी एम एम ओवर आर स्क्वायर। तो स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसल हो जाएगा, एक आर से कैंसल हो जाएगा, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा जी एम ओवर आर। या स्क्वायर खत्म करने के लिए जजर ले लेंगे तो v का स्क्वायर, स्क्वायर जजर से कैंसल हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू जी एम ओवर आर अंडर रूट। ये आ जाएगी ऑर्बिटल वेलोसिटी जी। नेक्स्ट, तो ये आपका रिलेशन आ गया, v इज इक्वल टू जी एम ओवर आर अंडर रूट, इसको कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब यहाँ याद रखना, ये जो स्मॉल r है यानी जिसको हमने ऑर्बिटल रेडियस कहा है, यानी उस ऑर्बिट का रेडियस है जिसमें सैटेलाइट घूम रहा होता है। तो इस r की जो वैल्यू होती है एक्चुअली वो r प्लस h होती है। यहाँ पे जो कैपिटल R है वो रेडियस ऑफ अर्थ है और h जो है ये हाइट ऑफ द सैटेलाइट है फ्रॉम अर्थ। लिहाजा जो स्मॉल r होगा वो क्या होगा? r प्लस h के इक्वल होगा। तो यहाँ एक ऑब्जेक्टिव बताता जो कोई आपसे पूछे कि ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, यानी वो किस चीज पे डिपेंड नहीं करती, तो याद रखना वो मास ऑफ द सैटेलाइट होती है। अगर आप इक्वेशन देखें तो यहाँ अर्थ की मास का जिक्र है, सैटेलाइट की मास का जिक्र नहीं है। तो यहाँ से ये साबित होता है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास, कि वो इसकी मास पे डिपेंड नहीं करती। दूसरी ऑब्जेक्टिव ये ध्यान में रखना कि ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ये जो ऑर्बिटल रेडियस है स्मॉल आर, ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी v जो है ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द ऑर्बिटल रेडियस।
ये ऑब्जेक्टिव भी जहन में रखेंगे। जी नेक्स्ट। अब हमारे पास टॉपिक है आर्टिफिशियल ग्रेविटी। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि एक सिचुएशन होती है जहां अपेरेंट वेट 0 हो जाता है, वो ग्रेविटी फ्री सिस्टम कहलाता है। तो अब ये जो खला नवर्द होते हैं, जब ये खला में जाते हैं, अपने फ्लाई स्टेशन होता है, तो वहां इन्हें एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने में मसाइल पैदा होते हैं क्योंकि ग्रेविटी नहीं होती। तो वहां पर ग्रेविटी पैदा की जाती है। अब क्योंकि ग्रेविटी पैदा की जाती है इसलिए इसको आर्टिफिशियल ग्रेविटी कहते हैं। जैसे हम जमीन के ऊपर चलते हैं, ये ग्रेविटी की वजह से है, लेकिन वहां पे क्योंकि ग्रेविटी नहीं होती तो वहां चलने में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में मुश्किल होती है। तो वहां ग्रेविटी पैदा की जाती है, इसलिए इसको आर्टिफिशियल कहते हैं। तो आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्या होती है? ग्रेविटी प्रोड्यूस टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ वेटलेसनेस। यानी ये जो आर्टिफिशियल ग्रेविटी है, ये इज द ग्रेविटी लाइक इफेक्ट होता है प्रोड्यूस इन एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट बाय स्पिनिंग इट अराउंड इट्स ओन एक्सिस। यानी किसी भी सैटेलाइट को उसकी अपने ही एक्सिस के गिर्द स्पिन करा के बिल्कुल, यानी जो ग्रेविटी होती है एज ऑन अर्थ प्रोड्यूस की जाती है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कैसे पैदा होती है। तो इस मकसद के लिए कंसीडर अ स्पेस क्राफ्ट ऑफ रिंग शेप्ड, स्पेस क्राफ्ट है या स्पेस शिप कह दें, विद आउटर रिम रेडियस कैपिटल आर, इज स्पिनिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस with angular velocity omega g। next तो ये जब रोटेट कर रहा होता है ऑन इट्स सेंट्रल एक्सिस विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, देन इट्स सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन होगा वो a इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर r होता है। तो यहाँ v इज इक्वल टू r ओमेगा डाल दें तो a इज इक्वल टू आ जाएगा r ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है इन एंगुलर फॉर्म। तो अब यहाँ आपने वैल्यूज पुट कर देनी है कि एज वी नो दैट के जो टाइम पीरियड होता है इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा होता है। तो वहां से ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई ओवर टी। ये इक्वेशन है टाइम पीरियड की, इसको आप ज़हन में रखेंगे। टी इज इक्वल टू, चैप्टर नंबर 7 में भी हम यूज करेंगे, टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। अगर आप देखना चाहें कि ये कहां से आती है तो मैं आपको बता देता हूँ। एक इक्वेशन आपने पढ़ी है चैप्टर नंबर 5 में, एस इज इक्वल टू आर थीटा। तो थीटा जो है वो ओमेगा टी के इक्वल होता है। तो अब देखें, जब कोई बॉडी सर्कल में अपना एक चक्कर मुकम्मल कर लेगी तो उस दौरान जो टाइम होगा उसको टाइम पीरियड कहेंगे। तो स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी आ जाएगा। और एक जो चक्कर होता है, सरकमफ्रेंस जो होता है एस, उसको 2 पाई आर कहा जाता है। तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो 2 पाई आर इज इक्वल टू आर ओमेगा टी आ जाएगा, आर से आर कैंसल हो जाएगा, तो वहां से टी इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई ओवर ओमेगा। तो क्योंकि यहाँ आपने ओमेगा की वैल्यू पुट करनी है तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी। तो ऊपर वाली इक्वेशन में a इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा की जगह आप 2 पाई ओवर टी डाल दें। तो क्योंकि ओमेगा का स्क्वायर है लिहाजा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और पाई का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे टी का भी स्क्वायर हो जाएगा। जी नेक्स्ट। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी a इज इक्वल टू आर 2 पाई ओवर टी होल का स्क्वायर, यानी 4 पाई का स्क्वायर ओवर टी का स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि 1 ओवर टी ये f के इक्वल होता है, यानी फ्रीक्वेंसी होती है। तो 1 ओवर टी का स्क्वायर है इसलिए ये f का स्क्वायर हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू 4 पाई का स्क्वायर और f का स्क्वायर। f का स्क्वायर यहां से मालूम कर लें तो ए सी बटा 4 पाई का स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद स्क्वायर खत्म करने के लिए अंडर रूट ले लें तो f के ऊपर जो स्क्वायर है वो कैंसल हो जाएगा और 4 पाई जो है इसका 2 पाई आ जाएगा अंडर रूट, और ए सी ओवर आर अंडर रूट के अंदर लिख दें। तो ये फार्मूला बन जाएगा f इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई
ए सी ओवर आर। ए सी जो है ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड करेगा? ये ग्रेविटी प्रोवाइड करेगी। ए सी इज इक्वल टू जी। तो जब यहाँ जी पुट करेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा F इज इक्वल टू 1/2 पाई जी ओवर आर अंडर रूट जी। नेक्स्ट, तो ये हमारा फार्मूला आ जाएगा फ्रीक्वेंसी का, F इज इक्वल टू 1/2 पाई जी ओवर आर अंडर रूट। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन दिस स्पेसशिप रोटेट विद दिस फ्रीक्वेंसी देन आर्टिफिशियल ग्रेविटी जस्ट लाइक ऑन अर्थ इज प्रोड्यूस्ड। तो यानी जब सैटेलाइट जो है इस फ्रीक्वेंसी के साथ अपनी एक्सिस के गिर्द स्पिन करेगा तो बिल्कुल वैसी ही ग्रेविटी जैसी जमीन के ऊपर होती है पैदा हो जाएगी। यानी असल में होता ये है कि जब वो अपनी एक्सिस के गिर्द रोटेट करेगा तो जो उसके अंदर खला नवर्द होते हैं, एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, तो उन्हें बहर की तरफ एक धक्का महसूस होता है, वो एक्शन होता है और रिएक्शन के तौर पे वो आगे जाते हैं। तो इसलिए वो अपना काम इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। ये है आर्टिफिशियल ग्रेविटी। तो ये हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है। ये लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा। जियो जमीन को कहते हैं, स्टेशनरी साकिन को कहते हैं। यानी जमीन के बहर वो ऑर्बिट जिसमें जो सैटेलाइट का टाइम पीरियड होता है वो जमीन के टाइम पीरियड के बराबर हो जाए, उसे हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। यानी सच ऑर्बिट इन विच पीरियड ऑफ द रोटेशन ऑफ सैटेलाइट is exactly equal to the period of the rotation of the earth about its axis is called geostationary orbit। यानी जितना टाइम सैटेलाइट को जमीन के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल करने में लगता है उतना ही वक्त जमीन को अपनी एक्सिस के गिर्द घूमने में लगता है। तो जब दोनों का टाइम इक्वल हो जाता है तो फिर हमें वो ऑर्बिट स्टेशनरी नजर आते हैं। यानी उन ऑर्बिट के अंदर जो सैटेलाइट होता है बगैर वो हमें साकिन नजर आता है, हालांकि वो हरकत कर रहा होता है, क्योंकि जितने टाइम में वो अपना चक्कर मुकम्मल करता है उतने ही वक्त में जमीन अपने एक्सिस के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल कर लेती है। इसलिए इन दोनों का टाइम पीरियड इक्वल हो जाता है। तो हम इन ऑर्बिट को स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं, साकिन ऑर्बिट। तो जब आप सैटेलाइट को छोड़ते हैं इन ऑर्बिट के अंदर तो वो हमेशा एक ही पॉइंट पर रहते हैं, हालांकि वो हरकत कर रहे होते हैं लेकिन आपको एक ही पॉइंट पर वो स्टेशनरी नजर आते हैं जी। नेक्स्ट, तो ये जो सैटेलाइट होते हैं ये अपना एक चक्कर मुकम्मल करते हैं 24 घंटों के दौरान और इन सैटेलाइट्स को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कहा जाता है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जमीन से 36,000 किलोमीटर की बुलंदी पर मौजूद होते हैं। ये आगे हम कैलकुलेट भी करेंगे जी। नेक्स्ट, तो अब हम इनकी जो है अगर एप्लीकेशन की बात करेंगे, ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं ये कहाँ यूज होते हैं? तो ये कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज होते हैं, वेदर ऑब्जर्वेशन और अदर मिलिट्री यूजेस जो होते हैं वहां पे इनको इस्तेमाल किया जाता है। ये आगे हमारा टॉपिक भी आएगा कि किस तरीके से आप इन सैटेलाइट्स को यूज करते हैं। तो ये जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स होते हैं इनका रेडियस क्या होता है उसका रिलेशन निकालने के लिए देखें, एज द ऑर्बिटल स्पीड नेसेसरी फॉर सर्कुलर ऑर्बिट इज गिवन एज v इज इक्वल टू gm ओवर r अंडर रूट। ये अभी हमने इक्वेशन पढ़ी है ऑर्बिटल वेलोसिटी की, v इज इक्वल टू gm ओवर r अंडर रूट। इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दें जी। नेक्स्ट, but the speed must equal to average speed of the satellite in one day। तो ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है ये लाजमन उस स्पीड के इक्वल होनी चाहिए जो सैटेलाइट को एक दिन यानी 24 घंटों के दौरान एक चक्कर मुकम्मल करने में लगती है। तो वो यहाँ से निकाल लें, s इज इक्वल टू वी टी, v इज इक्वल टू s बटा टी। तो यहाँ s को 2 पाई r ले लें क्योंकि जब वो एक चक्कर मुकम्मल करेगा तो s सरकमफ्रेंस है 2 पाई r और t जो है वो टाइम पीरियड बन जाएगा। तो ये दो इक्वेशंस बन जाएंगी। तो इन दोनों इक्वेशंस को आप कंपेयर करें
तो यहां से आपको इक्वेशन हासिल हो जाएगी जी। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आपने आमने सामने रखा तो 2πr/t इज इक्वल टू gm/r अंडर रूट। अंडर रूट खत्म करने के लिए स्क्वायर ले लें तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, पाई का स्क्वायर हो जाएगा, आर का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे टी का स्क्वायर हो जाएगा और राइट साइड पे अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा gm/r। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो r का स्क्वायर r से मल्टीप्लाई होकर r का क्यूब हो जाएगा। बाकी चीजें दूसरी तरफ ले जाएं तो gmt का स्क्वायर ओवर 4 पाई का स्क्वायर हो जाएगा, या क्यूब खत्म करने के लिए 1/3 ले लें। इसमें आप तमाम वैल्यूज पुट करें तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा 42,400 किलोमीटर अप्रॉक्स, या 42,300 भी लिखा होता है जी। नेक्स्ट ये वैल्यूज पुट करेंगे तो ये जवाब आ जाएगा, जिसको 4.23 जरा 10 की पावर 4 किलोमीटर आप लिख सकते हैं। इसको कहते हैं ऑर्बिटल रेडियस ऑफ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स। ये वो ऑर्बिटल रेडियस है जिस ऑर्बिट के अंदर सैटेलाइट घूम रहा होता है, जमीन से हाइट h के ऊपर मौजूद होता है जी। नेक्स्ट तो ये ऑर्बिट कितनी हाइट पे होते हैं मैंने आपको अभी बताया, ये तकरीबन 36,000 किलोमीटर की हाइट पर मौजूद होते हैं। और ये आप मालूम भी कर सकते हैं अगर आप मालूम करना चाहें। अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था कि स्मॉल r इज इक्वल टू होता है h प्लस कैपिटल R। तो वहां से h निकाल लें तो वो स्मॉल r माइनस कैपिटल R। स्मॉल r की वैल्यू भी आपने निकाली 42,400, माइनस कर देना कैपिटल R की वैल्यू होती है 6400। तो इसको हल करेंगे तो जवाब आएगा 36,000 किलोमीटर। तो यानी यहाँ से ये मालूम होता है कि ये जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होते हैं जिनमें सैटेलाइट का टाइम पीरियड अर्थ के टाइम पीरियड के साथ मैच हो जाता है, एक हो जाता है, वो जमीन से 36,000 किलोमीटर की बुलंदी पर मौजूद होते हैं। तो ये हमारे पास था जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स, और इनमें घूमने वाले सैटेलाइट्स को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कहा जाता है। और इन सैटेलाइट्स की एप्लीकेशन ये है कि आप इनसे वेदर ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज कर सकते हैं, या मिलिट्री पर्पस में भी इनको इस्तेमाल किया जा सकता है।